प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक और प्राकृतिक आपदा चक्रवात पर चर्चा करेंगे। चक्रवात पर्यावरण की एक विपत्ति है। यह तमाम पर्यावरण की होने वाली तमाम विपत्तियों की तरह इसके बनने में भी समय लगता है, पर यह अकस्मात आधम होता है। इसे दूसरी विपत्तियों से अलग माना जा सकता है। एक ओर तो मौसमों के चक्र और चक्रवात के बीच में गहरा संबंध होता है, इसलिए इसके आगमन का मौसम चक्र से गहरा संबंध होता है। यह मौसम से जुड़ी हुई एक विपत्ति है। अब बात करते हैं चक्रवात होता क्या है। चक्रवात उष्णकटिबंध में तीव्र गति से चलने वाली चक्करदार पवनें हैं। यह एक निम्न दाब का क्रम होता है जिसमें बाहर की ओर से केंद्र की ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें घड़ियों की सुइयों की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की अनुकूल दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज चलती है। चक्रवात के केंद्र में प्रायः दशाएं शांत रहती हैं। इस शांत केंद्र को चक्रवात की आंख या मलम कहा जाता है। यह केंद्र हरिकेन जैसे शक्तिशाली पवनों से घिरा हुआ होता है। केंद्र में स्वच्छ मौसम रहता है, किंतु बाकी अन्यत्र जगह मेघाच्छादन अर्थात बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। पूरे विश्व में चक्रवातों को अनेक स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें हरिकेन, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विलीज तथा बंगाल की खाड़ी में इन्हें हम चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में चक्रवातों से प्रमुख प्रभावी क्षेत्र जो हैं वे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। हाल के वर्षों में प्रमुख चक्रवाती जो आपदाएं आई हैं उनको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में आए हुए तूफान या आए हुए चक्रवात माला, जूनू, नरगिस, आइला, गिरी। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, कैटरीना, रीटा और बंगाल की खाड़ी में आया हुआ प्रमुख चक्रवात फेलिन। तो चक्रवात एक ऐसी विपदा है जो मौसम से जुड़ी हुई है। इसलिए आकाश में बादलों को देखकर जिन तटीय क्षेत्रों में चक्रवात संभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आज चक्रवातों के आगमन पर निगरानी रखने के लिए स्टेशनों की श्रृंखला बनाई गई है। चक्रवातों से होने वाले प्रमुख जो प्रभाव होते हैं, इससे बहुत बड़ा इस जो विविधता चक्रवात आते हैं इससे बहुत बड़ा हमारे जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, उस पर चर्चा करते हैं। इससे होने वाले प्रमुख प्रभाव हैं यातायात व संचार, अर्थात जो तीव्र गति से हवाएं व मूसलाधार वर्षाएं आती हैं उससे बिजली व टेलीफोन के खंभे गिर जाते हैं, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, संचार प्रणाली ठप हो जाती है। जानमाल का नुकसान, चक्रवात के रास्ते में पड़ने वाली भौतिक और जैविक संपदा नष्ट हो जाती है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो अथवा भवनों का ढांचा हो। जलपोतों को सर्वाधिक हानि होती है। जलपोत जो विस्तृत समुद्र में तैर रहे होते हैं उन्हें अत्यधिक नुकसान होता है। इसके अलावा लंगर डाले खड़े जलपोत भी काफ़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी तो बंदरगाह भी इस चक्रवात के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। चक्रवात से खड़ी फसलों को अपार हानि होती है। केले और नारियल के बागों को इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। चक्रवात का मानव जीव स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न कर देते हैं। ये चक्रवात वायरल और महामारी का प्रकोप हो जाता है। मलेरिया और पेचिश जैसे रोग तेजी से फैलने लगते हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो इस चक्रवात के कारण हमारे जनजीवन पर पड़ते हैं। चक्रवात पवन की गति और होने वाली वर्षा की मात्रा को मापा जा सकता है। मौसम केंद्र और बृहस्पति की गति पर नजर रखते हैं। प्रभावित हो सकने वाले मार्गों और स्थानों की पहचान करते हैं। इसके हानि का आकलन करते हैं। चक्रवात के मार्ग की हर वस्तु को सुरक्षित बनाने की बजाय इस विपत्ति से बचने की संभावना का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो आज वर्तमान में चक्रवातों की तीव्रता को कम करने की प्रौद्योगिकी भी मौजूद है। इससे वर्षा की गति में तेजी आती है। इसलिए इस तकनीक के प्रयोग से करने से पहले इसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अधिकांशतः दृष्टांतों में प्रत्युत्तर नकारात्मक होता है और चक्रवात को अपने रास्ते जाने दिया जाता है। अब हम बात करते हैं शमन की कुछ रणनीतियों की, अर्थात मौसम से संबंधित इस विपत्ति के बारे में प्रत्युत्तर की अनेक वैकल्पिक रणनीतियां हैं जिनके माध्यम से इसके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
पहला है चक्रवात रोधी ढांचों का निर्माण। इसके अंतर्गत हमें तटीय क्षेत्रों में वर्षा को झेल सकने वाले, हवाओं को झेल सकने वाले ढांचों का निर्माण करना चाहिए। हालांकि तटीय क्षेत्रों की जनता के निर्धन होने के कारण इस प्रकार के ढांचे हमेशा कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। फिर भी कुछ सावधानियां हो सकती हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में कच्चे मकान बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सरकार को संभावित क्षेत्रों में शरणस्थल यानी चक्रवात शरणस्थलों की व्यवस्था करनी चाहिए। उड़ीसा में ऐसे शरणस्थल पहले ही बनाए जा चुके हैं। दूसरा है हरित शरण पट्टियाँ। अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र की जनता द्वारा स्थापित उदाहरणों को अगर हम देखें तो वहाँ चक्रवातों और पवनों के वेग को तोड़ने की सबसे सरल और कारगर तकनीक ये साबित हुई है। वायु के आने के मार्ग में ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी जड़ें मजबूत हों, पत्तियां सुई जैसी हों, और अगली कुछ पंक्तियों में पेड़ों को खड़ने से बचाने के लिए चारों ओर से बाड़ें लगाई जाती हैं। तो तटीय क्षेत्रों में अगर ऐसी पट्टियां बनाई जाएं तो ये चक्रवात रोधी ढांचे को बना सकती हैं और दूसरे बस्तियों की अनुमति इन घरों के पिछवाड़े दी जा सकती है। अन्य रणनीतियां जिसमें हम हरित पट्टी का विस्तार करें, समुद्र से निकली भूमि पर पेड़ लगाएं और बांध और तटबंधों का निर्माण करें, इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारे जो हैं इसके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे समुद्र तटीय भाग में विस्तृत भूभाग पर ऊंचे चबूतरे और तटबंधों का निर्माण किया जाए। सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए समुचित मार्गदर्शन और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा संभावित क्षेत्रों में विशेष प्रकार के शरणस्थल बनाए जाने चाहिए जिससे राहत और बचाव दल को सुविधा प्राप्त होगी। तो ये तो थे कुछ उपाय जिनके माध्यम से हम इस आपदा के होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो आज हमने चक्रवात पर चर्चा की। आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।